एप्लीकेशन क्या होती है? PIL, जनहित याचिका किसे कहते हैं? हाँ हाँ सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम है, पहले सोच लो कि क्या बोलना है, उसके बाद बोलना, क्योंकि तब ज़्यादा फ्लो में बोला जाएगा, समझ के साथ बोला जाएगा, आंसर भी उचित आएगा। सार्वजनिक हित के लिए अच्छा, जो याचिका दायर की जाती है किसके सामने दायर की जाती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, हमारे यहाँ तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो न्यायपालिका में न्याय की जो देवी है उसकी आंखें कानून की पट्टी बनी हुई है। इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब? क्या बात है, अरे वाह, तो तराजू का मामला है, मैं तो पट्टी की बात कर रहा हूँ, बायस से रिलेटेड है। पट्टी इसलिए मुझे ऐसे भी बायस में होने के लिए जो है कि मेरी कास्ट क्या, धर्म क्या है, या फिर रिलीजन क्या है, या फिर मैन है वुमेन है, ओनली एविडेंस के रिगार्डिंग ही एविडेंस नहीं होते। पढ़ा है ऐसे बताइए। अभी बताया मैंने, पढ़ा गई मतलब अपना आर्टिकल नहीं कहीं पढ़ा है या ऐसे ही बता रहे हो? ऐसे ही बता रहा हूँ। वो तराजू वाला मामला है। आई वाला था पता। हाँ वो जो आपने बताया वो तराजू वाला मामला है, पट्टी वाला मामला नहीं। पट्टी वाला कुछ और कॉन्सेप्ट है, ये पब्लिक इंटरप्रिटेशन से वही से मतलब वो तराजू वाला मामला है जो आप बता रहे हैं। देखो हमारे यहाँ जुडिशरी में जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पर पट्टी ये बताती है, ये हमारे नहीं है केवल, जहाँ पर भी आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मिलेगा उन संविधानों में भी, हमारे न्याय की देवी की आंखों पर आपको पट्टी लगी हुई मिलेगी। हमारे यहाँ जुडिशरी में ये कॉन्सेप्ट है कि न्याय केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो न्यायपालिका के दरवाजे पर जाकर न्याय की गुहार करे। न्यायपालिका स्वयं सक्रियता से इस मामले को नहीं देखती, इवन याची को न्यायपालिका के सामने जाना पड़ेगा। ये जहां पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की कॉन्सेप्ट होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वहां पर व्यक्ति को न्यायालय के पास जाना पड़ता है न्याय के लिए, या किसी अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा न्याय के लिए, ना कि वो अथॉरिटी स्वयं सक्रिय होकर व्यक्ति तक पहुंचेगी न्याय देने के लिए। अगर आपको कोई लाभ चाहिए, न्याय चाहिए, कुछ और चाहिए, तो जो सरकार जो कानून ने प्रक्रिया निर्धारित किया, आपको उसका पालन करते हुए चलना पड़ेगा और तभी आपको वो मिल सकता है। हमारे यहाँ न्यायालय की भी एक कॉन्सेप्ट है, कानून की, विधि की, न्याय की यही संकल्पना है। वो जो पट्टी है वो ये बताती है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसे नहीं पता, आप उसके पास जाइए, बताइए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तब वो आपको उसमें राहत देगी। लेकिन जब वो राहत देगी तो वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी, क्योंकि उसके बाद में जो तराजू है वो बैलेंस है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या किसी प्रकार का भी कोई जो प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है वो। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। Judiciary try to approach executive matters.
जब जुडिशियल एक्टिविटी मेटर्स में एनफोर्स करने का ट्राई करती है, केवल जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, लेजिस्लेटिव में भी कर सकती है, या केवल लेजिस्लेटिव मैटर्स नहीं, जहाँ व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो वहाँ भी कर सकती है, जहाँ व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो वहाँ भी कर सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आर्टिकल 142 में आती है। 142 ये कहता है, 142 में संपूर्ण न्याय की कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस। न्यायपालिका 142 के अंतर्गत किसी मामले में जिसमें संपूर्ण न्याय का प्रश्न हो हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसे में वो विधायिका के कार्य में भी हस्तक्षेप कर सकती है, वो कार्यपालिका के कार्य में भी हस्तक्षेप कर सकती है। वो वहां भी हस्तक्षेप कर सकती है जब व्यक्ति ने व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया उसको, या राज्य ने व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया। जब न्यायपालिका अपने विधिक दायरे से बाहर निकल के स्वयं संज्ञान लेते हुए किसी व्यक्ति को न्याय प्रदान करती है, तब न्यायालय की यह प्रक्रिया न्यायिक सक्रियता कहलाती है। अब वो न्याय व्यक्ति के स्तर पर भी हो सकता है, वो न्याय समाज के स्तर पर भी हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे भागलपुर वाला मामला था और ये भगवती उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हीं के समय में एक कॉन्सेप्ट आई। बहुत सारे ट्रायल जो लोग थे वो जेल में बंद थे, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था, अंडर ट्रायल थे। रिपोर्ट कर दी किसी ने, उनको पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। जिस अपराध में जो चार्जशीट उनके ऊपर बनी उसकी में सजा मात्र 6 महीने थी, लेकिन वो पिछले 10 साल से 15 साल से जेल में बंद थे। भागलपुर वाले मामला इसी इंडियन एक्सप्रेस में जो आपको मैं पढ़ने के लिए देता हूँ, 1976 में छपा। जस्टिस पीएन भगवती और एक और थे, उनका नाम मैं आगे रहूंगा, साउथ इंडिया के जज थे। उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया केवल न्यूज़पेपर की एक खबर पर, और स्वतः संज्ञान लेते हुए आर्टिकल 142 के अंतर्गत, आर्टिकल 13 के अंतर्गत और आर्टिकल 32 के अंतर्गत उन्होंने सम्मन किया बिहार गवर्नमेंट को। यहाँ न्यायालय ने अपना दायरा तोड़ा। तरीका क्या था? वो जो कैदी थे उनको आना चाहिए था न्यायालय के पास कि हमें गलत तरीके से कंफाइनमेंट में रखा हुआ है, हमारा अपराध भी इतना नहीं है। जुडिशरी ने जब इस वाले मामले को इंटरप्रेट किया तब उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 142 में जब संपूर्ण न्याय की संकल्पना हो तो जुडिशरी और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को का हनन हो रहा हो, तब जुडिशरी मूक दर्शक नहीं बने रह सकती। कारण उसका जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। इसलिए ये न्यायालय का मूल कर्तव्य है कि जहाँ पर कहीं पर न्याय की अवधारणा का हनन हो रहा हो वहाँ पर जुडिशरी सक्रिय हस्तक्षेप करे। बाद में ये सक्रिय हस्तक्षेप ही न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना गया। सबसे पहले यूएस में एक जज थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जूरिस्ट भी थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जुडिशियल एक्टिविज्म का, तब से इसका नाम जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। तो परिभाषा क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म की? जब न्यायालय संपूर्ण न्याय की संकल्पना के अंतर्गत
अपनी गृह सीमाओं को के पार जाके विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों सक्रिय हस्तक्षेप करती है, तब यह संकल्पना न्यायिक सक्रियता कहलाती है। और इसका एक टूल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिकाएं। क्योंकि जनहित याचिका न केवल व्यक्ति के द्वारा बल्कि किसी अन्य के द्वारा भी या किसी अन्य संस्था के द्वारा भी, व्यक्ति या संस्था के द्वारा भी संपूर्ण समाज के लिए दायर की जा सकती है। यहाँ तक भी है कि केवल एक चिट्ठी अगर लिख दी जाए सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट उसको भी एक एप्लीकेशन के रूप में स्वीकार कर देता है जनहित याचिकाओं के अंतर्गत, यह प्रक्रिया है जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता कहलाती है। तो इस प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सारे जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर है, न्याय का जो प्रोसीजर है, उसको इतना लिबरल कर दिया, इतना उदार कर दिया, जिससे न्याय को व्यक्ति तक सुलभ किया जा सके, न्याय को, न्याय की पहुंच व्यक्ति तक सुनिश्चित की जा सके। यही संकल्पना नहीं सकते। चलो खैर, ये तो कहीं वहां चला गया। सीए पे आप देख लो इसकी कहाँ पढ़ा था? मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा था? अगर इसमें आपका व्यक्तिगत हित है ना, तो वापस नहीं, न्यायालय आपको सजा दे देगा। हाँ, पढ़ा आपने, ये सब फर्जी बातें मत पढ़ा करिए। ये यूपीएससी है, आप इतने फर्जी बातें कैसे पढ़ सकते हैं? आप बताइए मुझे, बिना पढ़े नहीं यार, ऐसे कैसे पढ़े? मुझे इन चीज़ों का अच्छा नहीं लगता। तो मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं उम्मीद ये करता हूँ आप यूपीएससी के एक्सपीरियंस हैं, तो आप कम से कम उसी लेवल पर जाकर तो बातचीत करें, तो उसी लेवल पे जाके अपने तथ्य कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या कोई भागलपुर का कैदी, अभी मैंने बताया कि कोई रिक्शे वाला 1 लाख रुपए जारी दे देगा, और अगर उसके पास 1 लाख रुपए होते तो वो उसके साथ अन्याय हो सकता था? क्यों उसे जनहित याचिका की आवश्यकता पड़ेगी अगर उसके बाद 1 लाख रुपए देने के लिए हो? और अगर न्याय देने में रुपया ही कहीं पर कोई कैपिटल के रूप में शामिल कर लिया जाए तो न्याय फिर किसको मिलेगा? फिर उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पैसा है, तो वो तो अभी भी उन्हीं को मिल रहा है। कैसी बातें आप पढ़ लेते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती? ऐसा मतलब अच्छी बातें पढ़ो तो आपको क्वालिटी इंक्रीज कर पाए, कहीं आप स्टैंड कर सकें, खड़े होकर कहीं कोई बात आप अच्छे से कह सकें। अदरवाइज तो ये लगेगा ही नहीं आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट, नहीं लगेगा कि वही चपासी का ही मामला, उसी की तैयारी कर रहे थे। और या फिर शौकिया यूपीएससी, ऐसे मत करो। शौकिया कुछ नहीं होता है, शौकिया तो वो शौक ही होता है, फिर बाद में बहुत शौक लगता है बाद में, लेकिन पूरी शौकिया तो करते हैं इस चीज़ को, गहराई में जाइए। चलिए सीए आप इसको देख लेना, सीए को लेकर सुनवाइयाँ शुरू हो रही हैं, सबसे इम्पोर्टेंट केस रहेगा। और देखना आपको इसमें ये है, देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सरकार 2015 में लेके आई। इसमें ये किया गया था कि कुछ देशों के नागरिकों को, जो कि हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इनको, या पारसी हैं, पारसी समुदाय से, अगर ये कहीं पर प्रताड़ित हैं किसी अन्य देश में और ये भारत आए 2015 के बाद, तब इन्हें 2015 से पहले भारत आए, तब इन्हें स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। कुछ लोगों ने इसमें इस बात का विरोध किया कि केवल इन धर्मों को ही क्यों, मुस्लिम इसमें क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रोसिक्यूटेड तो मुस्लिम भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी प्रोसिक्यूटेड है, जिसमें अहमदिया आते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया एक मुस्लिम समुदाय है जो कि प्रोसिक्यूटेड है। पाकिस्तान में ही भारतीय अपने
मेरी बात सुन लो, उसको मत देखो, वो घर देखो। पाकिस्तान में ही मुहाजिर जो भारत से लोग गए थे मुस्लिम, वो प्रोसिक्यूटेड हैं। तो कुछ लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, क्योंकि भारत के मुस्लिम भी भारत के नागरिक हैं, किसी अन्य देश में अगर वो प्रोसिक्यूटेड हैं तो वो भारत आए तो उन्हें क्यों नहीं नागरिकता मिलनी चाहिए, उन्हें भी मिलनी चाहिए। ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का ये ग्रॉस वायलेशन है। एक और भी बात है इसमें, तथ्य ये भी है कि आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को दिया गया है, एवरी पर्सन है उसमें। स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वालिटी बिफोर लॉ टू एवरी पर्सन इन इंडिया। So when they are included the concept of every person, then the foreigners also included in it. So Article 14 is also liable on the foreigners too. So some person challenge it, then that how a government could only provide a benefit on the basis of particular religion और द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर रीजन। उन्होंने कुछ क्षेत्र भी निर्धारित कर दिए कि अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, बाकी इससे नहीं, केवल इन देशों से। तो इस मामले को चैलेंज किया गया सीए के तहत। अब आपको ये देखना है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 को किस तरीके से डिफाइन करता है। इस मामले में सरकार ने ये कहा कि हम अन्य देशों के इसमें जो उन्होंने काउंटर एफिडेविट दिया, अब तक की जो प्रक्रिया थी मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें सरकार ने काउंटर एफिडेविट दिया, ये कहा कि मुस्लिम्स को इसलिए हम लोग परमिट नहीं कर सकते इन देशों से क्योंकि यहाँ पर भारत विरोधी गतिविधियां बहुत मजबूती से चल रही हैं। तो ऐसे में जो आतंकवादी संगठन है वो भारत में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं नागरिक के रूप में, और फिर उनको लाभ मिल सकता है। सरकार उसके बदले में कुछ नहीं कर सकती, भारतीय नागरिक के रूप में वो सुविधाएं प्राप्त कर सकती है। इसलिए मुस्लिम्स को, इन पर्टिकुलर देशों के मुस्लिम्स को एंट्री नहीं दी गई न उनके साथ इसके। अब देखना आपको ये होगा, यहाँ मुद्दा सरकार ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का। तो अब जो डिबेट होगी सुप्रीम कोर्ट में वो दो मुद्दों पर होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बड़ा है, क्या सरकार सही कह रही है कि क्या वास्तव में ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है? अगर बन सकती है तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और मौलिक अधिकारों में जब दोनों में संघर्ष हो तब फिर कौन से को सर्वोपरि माने सरकार? सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय मुझे सर्वोपरि माने आर्टिकल 14 को या फिर नेशनल सिक्योरिटी? इसलिए वाला मामला आप इसे देखें, ठीक है। अब इसमें आप पीछे से आप देखिए, देखो वर्ल्ड में आप, मैंने वही बताया था एससीओ की मीटिंग हो रही है ना कजाकिस्तान में, तो ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में, तो आप एक बार इसे देख लें। सेंट्रल एशिया प्रोजेक्ट, ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कॉपरेशन करने की बात की, कॉपरेट करने की बात से देखी 3+1 डायलॉग एंड ईरान, इसमें बदलाव हुआ। रोहिंग्या स्ट्रीम पैट्स बांग्लादेश स्टेबिलिटी, शेख हसीना ने कहा है कि रोहिंग्या समस्या हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। आपको इसमें देखना क्या है, रोहिंग्या इशू क्या है, रोहिंग्या मुद्दा क्या है, रोहिंग्या है कौन, रोहिंग्या मुद्दा क्या है, भारत बांग्लादेश के संबंधों में रोहिंग्या क्या एक मुद्दा है, ये देखना है। रोहिंग्या इज एन इशू इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। मैंने आपको एडॉप्शन रूल्स के बारे में बताया था कल, एडॉप्शन रूल्स चेंज हुए हैं। स्टेट टोल्ड टू इंप्लीमेंट न्यू एडॉप्शन रूल्स, इसको आप देख लें। स्टेट को बताया गया कि आप नए एडॉप्शन रूल्स बनाएंगे। इंडिया ने यूएन में श्रीलंका का मुद्दा उठाया था, तमिल मोदी इशू। आपको याद है एक बार जब मैं श्रीलंका की चर्चा कर रहा था तो मैं आपसे कर रहा था अगर भारत को अकल मुल्क हुई थी, जब श्रीलंका में दबाव डाल रहा था वहाँ पर नंबर वगैरह को लेकर राजपक्षे सरकार, ये शायद दुर्गुण की बात है, शुरुआती बात नहीं है।
यूनियन दिलाई। तब मैंने कहा था कि अगर भारत को अकल हो थोड़ी सी तो इनको क्या करना चाहिए कि तमिल मुद्दे को फिर से उठाना चाहिए, क्योंकि ये तमिल पॉपुलेशन इंडिया की ही है और वहां पर तमिल इशू अगर रहेगा मजबूत तो श्रीलंका सरकार भारत के दबाव में रहेगी। देखो थोड़ी अकल आई, यूनाइटेड नेशन में तमिल का मुद्दा उठा लिया गया, तमिल इशू। और 16th अमेंडमेंट की बात करी थी मैंने, एक बात करी थी ना मैंने, 16 अमेंडमेंट हुआ था, कहानी समझाई थी आपको श्रीलंका में क्या हुआ, तमिल इशू श्रीलंका में क्या था। उसमें 16th अमेंडमेंट के थ्रू एक रिकॉन्सिलिएशन गवर्नमेंट होनी थी जिसमें तमिल को भी राइट दिए जाएंगे, वो इन्होंने दी थी, उसको इन्होंने फिर से उठाया है इंडिया ने। तो आपको करना क्या है इसमें, पढ़ना ये है कि इंडिया श्रीलंका रिलेशन में तमिल इशू, तमिल भारत श्रीलंका संबंधों में तमिल एक मुद्दे की होती है। एक इसमें आप नागा डेलीगेशन का आया है कि मिला है शाह से, तो आप इसमें नागा पीस इनिशिएटिव आप पढ़ लेना। इसमें तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कहीं नेट वेट पे जहाँ से भी आपको मिले नागा पीस इश्यूज को आप पढ़ लेंगे। नागा शांति मुद्दे, केजरीवाल से सेंटर यूजिंग एजेंसीज फॉर एक्सटॉर्शन। केजरीवाल ने ये कहा है कि सेंटर जो है वो सरकारी एजेंसियों का प्रयोग कर रहा है एक्सटॉर्शन के लिए। एक्सटॉर्शन माने उगाही के लिए। खैर, अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें मुद्दा ये पढ़ना है आपको सेंट्रल एजेंसीज कौन कौन सी है, क्योंकि आपका ये नेशनल सिक्योरिटी से पेपर 3 से जुड़ा हुआ एक इशू है, उसी में आप पढ़ेंगे ये CBI, ED, IB, ये सब आप उसमें पढ़ेंगे। आपको ये पढ़ना इसमें ये है कि सेंट्रल एजेंसीज एक तो कौन कौन सी है, दूसरे उनकी क्या भूमिका है, और तीसरा ये कि हाल फिलहाल में किस प्रकार से उनकी भूमिका बदली है और विपक्ष के या अन्य लोगों के ऊपर क्या आरोप है, इन्हें पारदर्शिता इनके काम में सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर आने के लिए क्या किया जा सकता है, ये करना है। तो ये मीन्स का क्वेश्चन है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मैंने इसके एडिटोरियल में देखा था। G20 में आप पढ़ लेना, लेकिन इसमें G20 का आर्टिकल है ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको ये इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है क्योंकि अगली G20 समिट इंडिया में होगी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में वही फूड और प्राइस फ्यूल इन्फ्लेशन, ठीक है, आप इसको एक बार देख लें। बाकी इसमें पीछे से देखें, इकोनॉमी वाले में आप वेदांता टू स्टार्ट 20 बिलियन चिप फॉर इन गुजरात, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चिप बनाने की का एक कंपनी स्थापित कर रही है वेदांता कंपनी, तो आप एक बार देख लें कि ताइवान के नाम से किया जा रहा है। इसमें इंडियाज आईटी रूल्स एंड यूएस पेमेंट्स, इसको एक बार पढ़ लें। भारत में आईटी रूल्स कौन कौन से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी रूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, क्या उन्होंने किया है, और उसमें यूएस कंपनियों के कुछ क्या परेशानियां हैं, एक बार इसको देख लें। ये आपको समझ में आएगा नहीं वैसे, लेकिन पढ़ने की कोशिश करें। ये रोहिंग्या मामला एक बार से देख लेना इसमें है, और बाकी तो और कुछ
वर्ड वाले में इंपॉर्टेंट नहीं है। सी राजामोहन का आर्टिकल है मॉस्को के लिए, इस सेंट्रल कोर्ट मॉस्को, एक बार इसको जरूर देख लें। मोहसिन आलम भट्ट का आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का सीएए को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, आप एक बार इसको जरूर पढ़ लें। जिंदल यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। एक प्रतीक्षा बख्शी का आर्टिकल है, लॉ वाले तो इसे भी पढ़ लेंगे, कोई लॉ का नया स्टूडेंट हो। रिमिशन एज इम्प्यूनिटी, बाकी फैजान सर का आर्टिकल है, फैजान मुस्तफा का नॉट बाय द लॉ, ज्ञान माफी वाले मामले के ऊपर ये कुछ बात कर रहे हैं, आप एक बार इसको देखिए। एक्सप्लेन में सीए के बारे में फिर से वो बताया गया है जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। एक्सप्लेन में आप इसको जरूर पढ़ें। और राइस एक्सपोर्ट के ऊपर जो इंडिया के टर्म्स है, एक बार इसे देखना, इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया गया है इसमें, इकोनॉमी में। आपको इसमें सूखे को भी देख लेना है, भारत में ड्राउट इन इंडिया, एक इस मुद्दे को आप देख लेना है इसके साथ ही। और इसके साथ इसमें एक और चीज देखनी है, इरेटिक मॉनसून बिहेवियर, ठीक है। मॉनसून का जो बिहेवियर है वो कैसे इरेटिक हुआ है। हाल फिलहाल के दिनों में मॉनसून के व्यवहार में कैसे बदलाव आया है। 2017 के बाद से लगातार, 2015 के बाद से लगातार मॉनसून का व्यवहार बदला है। 2018 में, 2017-18 में मॉनसून का जो पीरियड था उसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर अक्टूबर तक कर दिया है, क्योंकि बारिश अक्टूबर तक गई, रिटर्न मॉनसून में लेट हुआ। जबकि अब स्थिति ये है पिछले 2 सालों से कि मॉनसून इरेटिक, अनप्रेडिक्टेबल है। तो क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन से इसे जोड़ के देखो, जोड़ लोगे? अरे जोड़ दोगे? अरे ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, तो जोड़ तो लोगे ही ना, ठीक है। तो इसे आप जोड़ लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ही राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है, ठीक है। एक राइस एक्सपोर्ट पर बैन किया गया है इसी वजह से, क्योंकि मॉनसून भारत में फैल रहा, जिसकी वजह से इस बार ये उम्मीद है कि धान की जो फसल है उसमें 30% तक की कमी आएगी धान के उत्पादन में। तो ऐसे में एक्सपोर्ट को, क्योंकि टूटा वगैरह चावल भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत यहाँ से गरीब देशों को, उसमें भारत ने रोक लगा दी है। रोक क्या लगाई है? उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है। उस टैरिफ की चर्चा करेंगे आप, जरूरी होगा। तो एक बार इसको आप देखिए। एक इसमें वही पेज नंबर 4 पर है, सुप्रीम कोर्ट को रेफर प्लीज अगेंस्ट सीए टू 3 जज बेंच। इसके अलावा बाकी इसमें कुछ नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में और कुछ नहीं है। देखो, जब तक लिंक नहीं करोगे, लिंक करना नहीं सीखोगे, तब तक काम चलेगा नहीं। याद रखना, जिस दिन आप लिंक करना सीख गए टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ में, तो उस दिन काम चल गया। इसलिए किसी भी एक टॉपिक को मल्टीपल लेवल पर आप लिंक करेंगे तो फिर काम चल जाएगा आपका। मुझे आप ये बताओ, हम लोग WTO करने वाले थे यार, विश्व व्यापार संगठन करने वाले थे,
लखनऊ में ऐसे करा था, थोड़ा और ठीक ठाक करा, मुझे सब पहले कराया था, ये बाकी के लोग कराए। ड्यूटी पढ़ोगे इसे अपना जैसा अभ्युदय वाले पढ़ते हैं वैसे पढ़ोगे। से डीपली पढ़ लो, ध्यान से सवाल मेंस एग्जामिनेशन में आएगा। अभी तो ऐसे ही करते हैं, शुरू वाले होते हैं नए एकदम, तो ऊपर से पढ़ा और उसके बाद ज्ञानी हो जाते हैं बार बार, फिर वो गुरु मंत्र देने लगते हैं लोगों को काम में, और बोलते किसी को होता था तुम्हें दिया उसमें ये सिलेक्शन करवाएगा, और फिर वो नए वाले होते हैं ना, क्योंकि बाबा लोग पुराने वाले होते हैं, वो नए वालों को बताते हैं, नए वालों को लगता है कि ना यार ये सीनियर है, सही बता रहा हूँ, तो फिर वो ऐसे चल रहा था हमारे सबका। क्या चाहिए इसमें थोड़ा ठीक करेंगे इसे, यहाँ से मेंस एग्जामिनेशन के देखो दो तरीके होते हैं किसी टॉपिक को तैयार करने के, प्रिलिमिनरी लेवल पर और दूसरा मेंस के लेवल पर, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं, अंतर केवल इतना है प्रीलिम्स के लेवल पर फैक्चुअल जो बातें हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है। फैक्चुअल और जनरली कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ लीजिए तो आपके प्रीलिम्स के लेवल पर तैयारी कंप्लीट हो जाती है। केवल फैक्चुअल नहीं, फैक्चुअल विद जनरल कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मेंस में आपको जाने के लिए मेंस के लेवल पर उसे तैयार करने के लिए टॉपिक को फैक्चुअल और डीप कंसेप्चुअल के ऊपर जाना पड़ेगा। जब आप डीप कंसेप्चुअल के ऊपर जाएंगे तब आप फिर उसे करंट से कोरिलेट करेंगे। तो मेंस लेवल पर अगर किसी इशू को तैयार करना है टॉपिक को, तो आप सबसे पहले फैक्चुअल, डीप कंसेप्चुअल, फिर तीसरे लेवल पर कनेक्टिंग विद करंट्स, करंट से आप उसे फिर कनेक्ट करिए, तब आपका ये कंप्लीट टॉपिक तैयार होगा। कोई भी टॉपिक मेंस एग्जामिनेशन के फर्स्ट फैक्टर से, बल्कि मेंस का हर तरीके से तैयार हो जाएगा, फिर इसमें प्रीलिम्स भी आ जाएगा सब। इसीलिए सबसे होना तो यही चाहिए कि तैयारी जो है वो मेंस की होनी चाहिए, प्रीलिम्स वगैरह की तैयारी नहीं होती, प्रीलिम्स की कोई तैयारी होती है। और अगर प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करनी पड़े तो फिर अगर किसी आदमी को प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना पड़े स्पेशल में यूपीएससी के लिए, और ऐसा उसका विचार है, तो फिर उसको यूपीएससी नहीं देना चाहिए, तो वो कोई और रास्ता चल ले। प्रीलिम्स की कोई तैयारी होती नहीं यूपीएससी, वो तो अपने आप तैयार हो जाता है। जब आप मेंस तैयार करते हो तब वो अपने आप तैयार हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। बस करना ये होता है कि 100 डेज पहले, 100 डेज याद रखना, ये 100 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। 100 डेज पहले आपकी जब मेंस की तैयारी कंप्लीट हो जाए, एक एक चीज़ आपकी तैयार हो जाए, 100 डेज पहले अपना मोड चेंज कर दीजिए पढ़ाई का, मेंस का बंद कर दीजिए, यानी आप डीप एनालिसिस, करंट से कनेक्ट करना, ये सब आप बंद कर दीजिए, और फैक्ट के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर आ जाइए अपनी तैयारी के लिए। ये प्रीलिम्स की तैयारी होती है, 100 डेज में हो जाता है मामला। आप 100 डेज में पूरा कवर अप कर लेंगे, पूरे जीएस को कवर अप कर लेंगे, सारा कवर अप कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, और 2-3 बार कवर अप हो जाएगा 100 डेज में अगर आपकी तैयारी ठीक ना हो। 10 दिन लगते हैं मुश्किल से, शुरुआत को बता बात का नहीं, बाद में 1 दिन लगता है, शुरुआत में 10 दिन लगते हैं बस, एक बार सारे सिलेबस को कवर अप करेंगे। 10-10 दिन के अंदर आपको सिलेबस कवर अप होता चला जाता है, पहली बार में, पहली और दूसरे लेवल में 10-10 दिन में सारा सिलेबस कवर अप होता चला जाएगा एक एक सब्जेक्ट। 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, 4 बार रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर्याप्त समय होगा आपके पास करने के लिए। लेकिन जो लोग साल भर प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं उनका कभी प्रीलिम्स होता ही नहीं ना होगा। और मैं ये बात रिटन में दे सकता हूँ, आपको लिखित में दे सकता हूँ स्टैम्प पे, जिसने साल भर प्रीलिम्स की तैयारी करी उसका कभी नहीं होगा, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाया बात, चाबी को पकड़ नहीं पाया, जहाँ लगानी है और काला ट्रिगर।
तो इसलिए अपनी तैयारी को एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही अंडरस्टैंडिंग, ये सवाल देना। और उसमें यही होता है कि सबसे पहले भले ही टाइम लग जाए, लेकिन मेंस को तैयार करना अच्छे से, मेंस के लेवल पर ही सब्जेक्ट्स को तैयार करके चलना। इसलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसे गहराई में पढ़े, भले टाइम लगेगा, कोई परेशानी नहीं है, टाइम तो अभी है आपके पास, अभी टाइम की कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बार अगर तैयार हो गया तो फिर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में समस्या नहीं होगी। 100 दिन पहले छोड़ देना, उसके बाद करना अच्छे से, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस लिखने का मौका मिलेगा। सबसे पहला यही एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेंस लिखने का मौका मिले, यही अपग्रेडेशन। अगर मेंस नहीं लिखा तो आपको सीखोगे क्या? आएगा यही बैठ के ये लगता रहेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो ख्वाब, हाँ क्या शानदार ख्वाब है, उसी में ही जीते रहेंगे। लेकिन जब मेंस लिखने में जाएंगे ना तो पता चलेगा यार तो ये तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या रहा है, ये सवाल का पूरा पैराग्राफ है तो, है ना। मेंस एग्जामिनेशन में पैराग्राफ आते हैं, सवाल नहीं आते, सवाल पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ है और उसको पढ़ते पढ़ते आप लगेगा ये क्या है, ये करना क्या चाहता है इसमें। फिर पूरे टाइम की जो घड़ी है वो चल रही होगी आपकी, पता चला सवाल पढ़ा समझा और 20 मिनट निकल गए, बाकी लगे पड़े वहाँ पे लिखने में। आपने 20 मिनट सवाल एक नहीं हुआ, अभी सवाल समझ में नहीं आया, 20 मिनट और निकल गए, फिर उसका आंसर लिखना। अब आपको ये लग रहा है, अब इसमें एक और सिचुएशन आएगी, एक सिचुएशन ये आएगी कि आपको उसमें कोई ऐसा सवाल देख के जो आपको आता है तो फिर ना हमारे एकदम खुश हो जाएगा, आपको में वो लाल बत्ती आ जाएगी तुरंत से कि अरे वाह लाल बत्ती, फिर आप उसका आंसर लिखना शुरू करोगे और ऐसा आंसर लिखोगे तो ये मन ये करेगा बस आज जो है सारा जो ज्ञान है अपना वो इस आंसर में ही छोड़ देना, क्योंकि 4-5 साल बड़ी मेहनत करी इसी दिन के लिए तो करी थी और आज ये मौका मिल गया है, सवाल वही पूछ रहे तो मुझे आता है। अब लिखने में लगे हुए 4 पेज 5 पेज, आपको पता चला निष्कर्ष लिखना था वो पेज में खत्म हो गया, पेज पढ़ता तो निष्कर्ष रह गया, वो पेज पढ़ता देखा दूसरा सवाल लिखा हुआ है, दूसरा सवाल लिखा हुआ है वहां पे, ये होगा आपको। अब सर पीट लिया, मुश्किल से तो एक सवाल मिला जिसमें हमने चल में दिखाने थे, अब वही निष्कर्ष में रह गया, निष्कर्ष लिख नहीं पाए। अब डर लगेगा यार एग्जाम में क्या सोचेगा, तो निष्कर्ष में लिखा इसमें मास्टर जी ने तो ये बताया था वहाँ पे अभिनंदन में कि निष्कर्ष भी लिखा हुआ होता तो पैर कट गए हमारे, क्योंकि भूमिका सर होता है, निष्कर्ष पैर होता है, ये निष्कर्ष भी लिखा गया पैर नहीं तो आंसर पेपर कैसे होगा। फिर लगेगा यार नीली बत्ती चली गई आंखों के सामने, वो नहीं रहेगी, फिर दूसरे ढूंढने में लगेंगे और पता चला 1 घंटा गया, 1 घंटा निकल गया, घंटी बज गई यार, 2 घंटे यार एक सवाल लिखा गया, कैसे करेंगे, ये सब चलेगा। पहली बार में ये सब होगा और आपको बड़ा मजा आएगा इसका। खैर जब पहला दिन होगा पेपर देने का, पहला दिन हो जब पेपर लेके बाहर निकलेंगे मेंस एग्जामिनेशन का, उस दिन आपको रात को नींद नहीं आएगी और रियली उस दिन पता चलेगा कि एग्जाम की है क्या। अभी आप ना सब्ज बागों में जी रहे हैं, इसको जीते रहिए क्योंकि ये जीना बहुत जरूरी है। अगर सब्ज बाग में आप नहीं जिए तो हार जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको ये लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, होगा ऐसे ही होगा, सब आसानी से कर जाएंगे, ऐसा लगता हो। जैसे ना एक चीज़ कभी कभी और भी आएगी, जैसे आप किसी दिन बढ़िया पढ़ लोगे तो उस दिन चाल बदल जाएगी, बात करने का ढंग बदल जाएगा, ये वो ऐसा सब कुछ होगा, क्योंकि उस दिन एक दिन पढ़ के ये लगने लगा कि हाँ क्या बात है। फिर किसी दिन पढ़ाई नहीं हुई या क्या हुआ कि पढ़ तो रहे लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो शाम का मूड बड़ा खराब रहेगा, यार क्या कर रहे हो, और ये समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, क्या फिर ना टीचर को गालियाँ, दोस्त को गालियाँ, इसलिए भी पढ़ेंगे, ऐसी स्थिति बनती रहती है। तो इन सब का ना ये चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे, ये सब रास्ते, ये सब यही पेपर में आएंगे आपके रास्ते,
कुछ जो नॉन सीरियस हैं, जिनको मतलब ही नहीं है, जिनका कर ही नहीं किया, अरे क्या करें, तो उनके लिए तो बस केवल इस रूम से बाहर निकल के वो अपनी औकात में आ जाते हैं। केवल यही तक आए रहते हैं इस रूम में। जैसे इस रूम में अंदर एंटर करा तो उनके सर पे कैप लग जाती है IPS वाली, और फिर वो IPS होते हैं इस रूम के अंदर शानदार तरीके से, उसी तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे इस रूम के बाहर होते हैं तो फिर वो अपनी औकात में आ जाते हैं, कैप कैप सब निकल जाती है। तो ये बिल्कुल नॉन सीरियस वालों का मिलेगा। खैर जो भी है, कुल मिला के मैं आपको कचोट रहा हूँ आज, है ना, और जानबूझकर कचोट रहा हूँ, इससे आप मुझे गालियाँ दो, लेकिन ये गालियाँ दे रहे हो, मुझे पता है। नहीं इसमें हम बुरा नहीं मानता, इसमें गलत नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अच्छा, करता भी मैं ये सब जानबूझ के, मुझे पता होता है आपकी मनोस्थिति का, मनोदशा का, क्योंकि अगर मुझे आपकी मनोस्थिति का नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। आप मुझे ना एक साधारण सिंपल आदमी, मतलब नॉर्मल पर्सन समझ के डील करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, मैं करना ये सब जानबूझ के करता हूँ। कारण उसका ये है कि जब तक मैं आपको हिट नहीं करूँगा, जब तक मैं आपकी आत्मा पे झापड़ नहीं मारूंगा, वो जागेगी नहीं, और वो जागेगी तब, जब तक नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक आप मुझे गालियाँ नहीं दोगे, फिर आप क्या करोगे अपने में। अब जो सकारात्मक लोग हैं, ये यहाँ पे भी डिफरेंस है, आप में भी दो तरीके के लोग हैं। एक जो सकारात्मक लोग हैं वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे, वो क्या करेंगे, वो मुझे गलत सिद्ध करके दिखाने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए वो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, और अपना समय, अपना पूरा का पूरा ध्यान मेरे पे रखते हुए अपनी तैयारी को लगाएंगे, तैयारी को करेंगे। वो सब चीज़ें, ये सब पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, यही चाहता हूँ मैं। भले आप मुझे हिट करके, टारगेट करके ये सब करें, लेकिन इससे आप आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे नकारात्मक टाइप के लोग मेहनत तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बुराई में लग जाएंगे, इससे करेंगे, उससे करेंगे, ऐसा बोला, वैसा बोला, ये पागल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो पढ़ेंगे नहीं। जबकि उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, उन्हें ये पता है उनका कहने का कोई आधार नहीं है, they have no base, even also they have no morality to say this। उन्हें पता है वो गलत है, लेकिन वो करेंगे क्यों, क्योंकि उनकी मानसिकता में नकारात्मकता है। ऐसे वालों को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसे वाले चाहिए जो मुझे गाली देने के बाद भी मेहनत करें, और मुझे कोशिश करें गलत सिद्ध करने की। ये वाले लोग आगे बढ़ेंगे। रॉकेट में जब तक नीचे आग नहीं लगती वो ऊपर नहीं जाता। मुझे आग लगा लिया आपके नीचे, तभी ऊपर जाएगा, जिससे आप ऊपर जाओ और मुझे गलत सिद्ध करके दिखाओ, फिर मुझे खुशी होगी। जिस दिन मैं गलत सिद्ध दूंगा उस दिन वास्तव में मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन आप ऊपर जा रहे हो, और उस दिन आप जब कभी किसी के सामने खड़े होकर बात कर रहे होगे ना, तो वास्तव में लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतनी गहराई होगी समझ की, क्योंकि आपने मेहनत करी है। और भले चाहे वो मुझे गाली देके मेरी से कोई मतलब नहीं, लेकिन लोग आपकी बात सुन के ऐसा मानेंगे कि हाँ वास्तव में आपने मेहनत करी। सिलेक्शन ना सिलेक्शन एक अलग बात है, ये बहुत सारी बातें हैं इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप खड़े होकर बात करें किसी से, तो उसको ऐसी खुशबू आए आप में से कि हाँ आपने ज्ञान नॉलेज है, चीज़ों के बारे में पता है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव मैं ये चाहिए, कम से कम अभ्युदय के स्टूडेंट के रूप में तो आपको अच्छे से जाना जाएगा। कम से कम ये तो होगा कि हाँ आप लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करी, आपको कोई गलत नहीं कहेगा। नहीं तो क्या कहेगा, घर वाले भी क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या करके आए? सवाल, इन सवालों के जवाब आपके पास होंगे नहीं। और ये उनके लिए नहीं मैं कह रहा जो
मैं जब उनको झकझोरता हूँ तब वो मुझे गाली देने के साथ साथ में बुराइयां भी करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और वो अपने लेवल पे आ जाते हैं, अपने औकात में आ जाते हैं। इन सब बातों को कहते हुए उनके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उनकी बुराई उनको समाप्त कर देगी। हमेशा ये बताओ, रावण को राम ने मारा है ना, रावण को उसकी बुराई ने मारा। हमेशा व्यक्ति को उसकी बुराई ही मारती है। इसलिए अगर कोई किसी के अंदर भी अगर बहुत ज्यादा उसका लेवल है तो उसे आप छोड़ दीजिए, उसे कुछ न करिए, उसके हाल पर छोड़िए, क्योंकि वो एक दिन खुद ही समाप्त होगा इन सब चीजों से। उसकी बुराई जाएगी, और जिस दिन जाएगी तो बहुत दुख लेके जाएगी, बहुत बड़ा दुख मिलेगा। राम को कम दुख मिला था, कोई बच्चा उसके घर में नहीं था, और आखिरी में लक्ष्मण को जब उपदेश दिया, जब सब खत्म हो गया तब उसे ज्ञान हुआ, जो उसका वास्तविक ज्ञान, जो कहीं छिप गया था बुराई में, तब वो वास्तविक ज्ञान से हुआ, और उसने फिर लक्ष्मण को वो ज्ञान दिया। राम ने कहा इनसे कुछ ले लो, ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए उनको तो कोई मतलब नहीं करता। मैं आप लोगों से केवल यही कहूँगा कि भले ही आप लोग इन सब चीज़ों से आप परेशान हो जाइए, जो भी, लेकिन पढ़िए। अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, क्योंकि गहराई में अगर आप नहीं पढ़े, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, शायद दोबारा ना मिले। और दोबारा इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ना तो समय किसी के लिए रुकता, और न ही परिस्थितियाँ कैसी होती, सब बदलती रहती हैं, रोज बदलेगा, और एक एक दिन घट रहा है, ब्रेन आउट हो रहे हो आप एक दिन, आपको तो महसूस नहीं हो, मुट्ठी में ले लीजिए, और फिर मुट्ठी को थोड़ी देर बाद से खोल के देखिएगा, मिलेगा कुछ हाथ में, और आपको पता चला रेत निकल गया, पता भी नहीं चलता। और रेत का एक कण नहीं मिलेगा हाथ में, निकल जाता है। ऐसे ही आप ब्रेन आउट हो रहे हो हर रोज, आपको पता भी नहीं चल रहा, आपके एफर्ट्स ब्रेन आउट हो रहे हैं हर रोज, आपको पता नहीं चल रहा। पता किस दिन चलेगा? जिस दिन ये समय नहीं होगा, ये परिस्थितियां नहीं होगी आपके सामने, एक खराब समय खड़ा होगा आपके सामने, एक सवालिया निशान लगा हुआ होगा आपके ऊपर। क्वेश्चन मार्क को दूर करना अपने ऊपर से सबसे लगाना बड़ा आसान है। मैं आपको देखो, आप मुझसे कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है आप में से, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप सब में कैपेबिलिटी है, कर सकते हैं आप। ये तो मेरा तरीका है बस आपको बचोड़ने का, निचोड़ने का, जिससे आप आगे बढ़ पाए। सवालिया निशान किसी के ऊपर लगाना बड़ा आसान है, क्वेश्चन मार्क लगाना। सवाल तो मैं किसी के ऊपर भी लगा सकता हूँ, आप भी मेरे ऊपर लगा सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन मार्क को हटाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपने ऊपर से लगा हुआ एक क्वेश्चन मार्क हटाऊं ना, तो शायद मुझे पूरे समय और परिस्थिति को बदलना पड़ेगा, और जब तक ये समय और परिस्थिति नहीं बदलेंगी वो सवालिया निशान मेरे से हटेगा नहीं, मेरे ऊपर से नहीं हटेगा। एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई फेलियर का निशान लगा दे, तब कब हट सकता है वो फेलियर का निशान? जब आप उस फेलियर को सक्सेस में बदल दें। इससे पहले हटेगा? और फेलियर सक्सेस में आसानी से बदल जाती है, बताओ आप, आसानी से बदल जाएगी? घिसना पड़ेगा खुद को, और ऐसे ही घिसा जाता है खुद को। जब घिसते हो ना खुद को तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सवालिया निशान कभी मत लगाइए किसी के ऊपर, क्योंकि लगाना बड़ा आसान होता है, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। सवालिया निशान लगाइए अपने ऊपर, आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। ये नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो करेगा जो करेगा, उसको हो जाने को देखिए, उसका मामला है। आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए हमेशा अपने ऊपर सवालिया निशान लगाइए, आगे बढ़ोगे आप लाइफ में। दूसरे के ऊपर लगाओगे पीछे हटोगे, नीचे गिरोगे, और यही डिग्रेडेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। इसी को हम लोग चरित्र का अवमंदन कहते हैं, नीचे गिरना कहते हैं। इसीलिए
इसीलिए कुछ अच्छे लोग सवालिया निशान नहीं लगाते किसी को, वो अपने ऊपर लगाते हैं आगे बढ़ते। घर वाले जब आपके ऊपर लगाएंगे, या बराबर वाले या पड़ोस वाले या वो सब लोग जिनकी नजर आपके ऊपर है लगातार, क्योंकि वो आपसे, उनका भी मामला ऐसा ही है, वो आपसे जेलस फील करते हैं, इसीलिए वो आपको क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं आपको, अरे ये बनेगा, अरे ये बनेगी, काम से बचने के लिए जाती है ना? और घर वाले भी कहेंगे जब आप आओ ना सर्दियों के मौसम में, गन्ने कौन डाल के आएगा, है ना? या कोई और काम ठीक में कौन करेगा? तो आप कहोगे नहीं मुझे जाना है, तो देख लेंगे जब बनेगा, एक सवाल है निशान। तो घर वाले भी कहेंगे देख लेंगे जब बनेगी, कलेक्टर भी नहीं कहेंगे, कलेक्टर नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तब कहेंगे घर वाले बन गया कलेक्टर, लड़कियों को कहा जाएगा बन गई कलेक्टर, भी चलेगी, मास्टर नहीं बन जाएगी। उनको अंतर नहीं पता मास्टर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, बन गई मास्टर नहीं, चलो सीख ले, रोटी बना ली। ये सवालिया निशान, ये आपके ऊपर लग गया। अब जिस दिन ये लगा, अब आपको ये हटाना आसान नहीं। या तो आप दो चीजें हैं आपके सामने, या तो आप इतनी मेहनत करिए कि ये जो सवालिया निशान है ये सक्सेस में बदल गए, फिर वही लोग फोन करेंगे मुझे तो पता था, मैंने तो इसे पहले नजर में देखते पहचान लिया था ये IAS ऑफिसर है, बस अंतर इतना था, बात नहीं करता था किसी से ज्यादा, मुझसे बात करता था बस, मुझे पता था कितने घंटे पढ़ता है, मुझे पता था कैसे पढ़ता है, ऐसी लड़कियों के बारे में बात होगी। तो वही लोग बदल गया। लेकिन इस जर्नी में, इस सवालिया निशान की जर्नी और इस बात में जब आपको रिकॉग्निशन लोग देंगे, ये जो जर्नी है ये आपको, ये आसान नहीं, ये वाला जो गैप है ये आपको इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से मिलेगा कि आप खुद में समाप्त हो जाएंगे, आप खुद में डेड हो जाएंगे एक तरीके से, यू आर डेड इन योरसेल्फ। और मरने के बाद एक नया जन्म होता है, तो ये एक नया जन्म भी होगा। तो जर्नी इसलिए जो UPSC की जर्नी है ना, ये एक नया जन्म भी एक आपको नया जन्म देती है। पुराने आप जो पुराने आप वो तो डेड हो जाता है, वो कहीं रह जाता है, इस रास्ते में हो जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ रह गया। और आप ऐसे आगे बढ़ जाते हो कि खुद इस बात का भी नहीं पता चलता कि अब आप कहाँ थे, कहाँ आ गए, कितना आगे आ गए, और कितना जहाँ से चले थे वो जगह क्या थी ये भी नहीं पता रहेगा। कभी आप फिर पीछे मुड़ के देखो तो समझ में आएगा कि हाँ ये कोई जगह जहाँ से आप चले और यहाँ से आपने शुरुआत की। लेकिन ये जो गैप है ना, इसे भरना आसान नहीं, इसे भरने के लिए वॉरियर बनना पड़ता है, योद्धा। सब कुछ आसान नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। इसे मैंने कहा था बहुत पहले बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये बड़ी खतरनाक काम है जो आप कर रहे हो, आसान नहीं। सपने नहीं देखे तो क्या देखे, एक मंजिल मिली और आसमान देखे, बस करनी है मैं तुम सपनों के लिए चाहे जागे हो आजाद। क्या बात, हाँ ये जज्बा यही होना चाहिए, जज्बा यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ केवल जज्बे से काम नहीं चलता, जज्बे तो लोगों के पास, सबके पास भी आग है, लेकिन ये आग के ऊपर पानी डालने वाले बड़े मिलेंगे, और ये आग 2-4 पीरियड में बुझ भी जाएगी अगर सफलता नहीं मिली। आपको इस आग को चैनलाइज करना है। इस आग को अगर आपने चैनलाइज नहीं किया तब भी ये बेकार है। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल आपको एक दे सकता हूँ, पेट्रोल टैंक या गैस का सिलेंडर, गैस के सिलेंडर में अगर आग लग जाए एकदम से तो विनाश करेगा नहीं, गैस का सिलेंडर अगर फटेगा तो विनाश करेगा। लेकिन वही गैस का सिलेंडर वो आग ही है, एनर्जी का ही फॉर्म है, लेकिन अगर वो गैस के सिलेंडर से गैस रेगुलेट करके बाहर आएगी
तो वो निर्माण करेगा। रेगुलेटर इसलिए बहुत जरूरी है, नियामक होना बड़ा जरूरी है। अगर रेगुलेट नहीं है आपकी आगे कुछ करने के लिए, तो फिर ये कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी, तो डिस्ट्रक्शन लेके आ जाएगी। इसलिए इसको ना चैनलाइज करना भी सीखना, इस आग को चैनलाइज करना भी सीखना। जिसके ये क्षमता चैनलाइज करनी आ गई, वो अपनी कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ाएगा। ये सब मैनेज का काम, ये सब खुद को मैनेज करने का काम है। इसलिए यूपीएससी केवल पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई का तो इसमें केवल 30% योगदान किया गया है, 30% से ज़्यादा नहीं, 70% बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी इस पढ़ाई के साथ साथ। इसलिए कभी ये मत मानना कि ये पढ़ाई आपको आईएएस बना देगी ना। अगर ये करती, अगर ऐसा होता ना, तो आप दिल्ली में मैं आपको ऐसे लोग दिखा दूंगा जो मतलब मैंने खुद देखे अपने रूममेट क्या मतलब जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे उसमें कई लोग ऐसे थे कि वो 18-19 घंटे पढ़ते थे। एक आदमी से तो मैं खुद पर्सनली जानता था, वो 3 दिन लगातार 4 दिन लगातार पढ़ता रहता था, कमरे में ऐसे बैठा, उठता भी नहीं। और फाइनली ये हुआ कि उसकी जो एक टांग थी वो खराब हो गई इसी तरीके से, क्योंकि वो उसी पे बैठ के पढ़ता रहता था। डॉक्टर ने फिर उसको बोला कि आप बेड रेस्ट पे, मतलब वो आ गया। बिहार से था, बीकॉम ऑनर्स उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई थी, कॉमर्स उसका ऑप्शनल था, नीचे बैठ के पढ़ने की आदत थी, तो जिस तरफ से बैठा था उसी तरफ से बैठा रहता था कंटिन्यूअस, कुछ नहीं, ना सोना, ना खाना, ना पीना, ना बैठना, ना बाहर निकलना। पता नहीं कैसे मामला उसका चलता रहा होगा, बैठ के पढ़ता रहता था 4 दिन, और फाइनली उसकी जो पैर है वो खराब हो गया। ऐसे लोग भी हैं। क्या सिलेक्शन हुआ? इतने मैथ नहीं हुआ, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। इसलिए इसको सबको चैनलाइज करना सीखिए। ये आग तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये आग तो ज़्यादा कुछ करेगी नहीं अगर ये चैनलाइज नहीं। केवल 30% योगदान है आपकी इस सब पढ़ने का। 30% आप कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, उसी में आपका हो जाएगा। लेकिन बाकी के 70% में आपको इस 30% का प्रयोग करना सीखना है। इस 30% का यूज कैसे किया जाए, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप मेरी बात मान नहीं रहे हो, ये मुझे पता है, इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। उदाहरण देता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। जागृति में आई, क्या कहा उन्होंने? 1.5 साल सफिशिएंट है, यही कहा था। क्या बाकी लोगों को 1.5 साल में समझदार मिली? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तैयारी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई 1.5 साल में भी कर सकता है, किसी को 5 भी लगेंगे, कोई 10 में भी नहीं कर पाएगा। हाँ या ना? तो ये इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है जो उन्होंने कहा कि 1.5 साल सफिशिएंट। हाँ, ये उन्होंने किस लिए कहा? इस लिहाज से उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप एक प्रॉपर वे में चीज़ों को समझते हुए, जब आपको सब पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है दिल्ली जाना और दिल्ली एक्सप्रेस वे मोदी जी ने बना दिया शानदार तरीके से, बस आपको उसके ऊपर चढ़ना है और अपनी गाड़ी को दौड़ा देना, तो 1.5 साल में आप पहुँच जाओगे। ये है वो 1.5 साल। लेकिन अगर आपको दिल्ली एक्सप्रेस वे खुद बना के जाना हो तो कितना समय लगा दिल्ली एक्सप्रेस वे बनने में? 6-7 साल तो लगेगा शायद, तो टाइम लगेगा। फिर 1.5 साल सफिशिएंट नहीं, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। ठीक है, खैर चलिए, आज का सेशन तो किसी बात में निकल गया, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल ये था आपको समझाना और इस बात को समझाना कि आपको अपनी तैयारी को सीरियसली लेना चाहिए। देखो, जो लोग सीरियसली नहीं, वो मेरी बातों को ज़्यादा गहराई से ना लें, दिल पे ना लें, क्योंकि उनके लिए नहीं हो पाती। वो अपना जैसे जी रहे हैं वैसे ही जी, क्योंकि उनको वैसे ही जीना है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आता। लेकिन जिन लोगों को वास्तव में कुछ, जिन लोगों को कंपल्शन है, जिन लोगों को करना,
जो लोग ईमानदारी से करते हैं, जो वास्तव में करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को गौर करें। मैं नहीं कह रहा फॉलो करें, तो ये भी नहीं कह रहा ये सब बातें उनको ये सही होंगी, मैं ये भी नहीं कहूँगा इन बातों को माने आप ना, मेरे केवल एक सुझाव है, और ये सुझाव मेरे व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मेरे अपने अनुभव है, उस हिसाब से मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये मेरा व्यू है, आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इतना समझदारी तो आप में होगी नहीं कि इसे कम से कम एक बार देख जरूर करें कि कहीं मैं सही तो नहीं कह रहा हूँ, और उसको फिर लागू करने का के देखें। अगर मैं मान लो सही कह रहा था, तो फिर क्या होगा जब आप चलोगे, ये सब बातें जब इस रास्ते पे चलोगे, तो जो जो चीज़ें मैंने लक्षण बताए वो सब आगे चले जाएंगे आपके सामने, ये सब परिस्थितियाँ आपके सामने बनती चली जाएंगी। और अगर मेरी बताई हुई परिस्थितियाँ आपके साथ में हैं, या वो बन रही हैं, या वैसी स्थिति है, तब फिर इसका मतलब ये है कि मैंने सही कहा था, तब फिर आप इसको फॉलो करें, ठीक है। अदरवाइज तो लेट इट गो, जाने दो, बोझ ना लो, है ना। मैंने फिर आपसे एक बात कही थी, आप मेरा मेरे में क्या अंतर है, कोई बहुत अंतर नहीं है। मैंने किसी को जिया है, आपने केवल उसका नाम सुना, अभी आप जिया नहीं, जब उसे जियोगे ना, तो आप उसके मतलब को समझ पाओ। अभी तो यूपीएससी आपको केवल 4 वर्ड देते हैं, लेकिन ये 4 वर्ड बड़े मुश्किल होते हैं बात करने। लाइफ चली जाती है इन 4 वर्ड्स के लिए, इन 4 वर्ड्स में उलझ के रहता है। और इसलिए क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ मतलब होता है ऐसा, अगर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ना हो या इल्यूजन में रह जाए, तो इसलिए यूपीएससी के इन 4 वर्ड्स का मतलब समझना कि इनके मतलब क्या है, अगर आपको उसके बाहर निकलना है। और जब परेशानी आए, समस्याएं आए आपके सामने, कभी बहुत चैलेंजेस आए, मेरी इन बातों को समझना, याद करना, रिकॉल करना, उसे हो जाएगी अपने आप, मुझे पता है। क्योंकि जब बुरा टाइम आता है ना, तो फिर वही बातें याद आती हैं जो सही होती हैं, उससे पहले नहीं आती। वो उस दिन मैंने सॉन्ग की कुछ लाइनें बताई ना आपको, तुमने इश्क का नाम सुना है और मैंने इश्क किया है, ये अंतर है मजाक में। यूपीएससी आप केवल नाम सुने होगा, मैंने तो उसे किया है। और एक कॉन्सेप्ट है फना, तो मैंने सुना नहीं है, मैंने किया नहीं है, बल्कि मैं उसमें फना हुआ हूँ, है ना। जो यहाँ शायद मुस्लिम है वो फना का मतलब जानते होंगे, मैं उसी को फना कह रहा हूँ। तो मैं तो फना हुआ हूँ इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा डाला है, क्योंकि फना हो रहा है कुछ उसमें मिल जाए, है ना, तरीकत, मरीफत, बका और सारा अंत में फना, है ना। 5 चरण हैं। आपको भी यूपीएससी में 5 चरण मिलेंगे। आप अभी ऊपर वाले पे ही हो, बूढ़ियत पे ही हो, अभी सीख रहे हो नमाज कैसे अदा की जाती है, तो अभी बूढ़ियत वाले पे हो। फिर तरीकत आएगा, अब मैं आपको तरीकत पे लेके जाना चाहता हूँ, तरीका बताना चाहता हूँ, ऐसे करो, ये करो, वो करो, यहाँ से पढ़ो, वहां से पढ़ो। फिर मरीफत होगा,
मारिफत माने आप इधर पागल है, इसकी नहीं सुनते, अपने आप करेंगे, अपने आप ढूंढेंगे, अपने आप रास्ता बनाएंगे। और फिर आपका चरण आएगा पका, फिर आपको खुशबू आने लगेगी यूपीएससी की, कि हाँ आ रही है मुझे नजदीक। तो आपको सपने में भी आएगा। कल एग्जाम था आपका, बहुत फैंटास्टिक एग्जाम हुआ और लड़ाई आपके सपने में आई। और उसके बाद एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा और वो होगा कि खाना। तो ये तो उम्र का है जो दिन का सिलेक्शन हो गया। एक ऐसे भी फना वाले को देता है जिन्हें केवल खुशबू आती रह गई लेकिन बाकी आई नहीं। तो खैर ये मैंने मजाक में आपको सब चीजें समझाई, लेकिन ये सच है कि फना होने के लिए मरना पड़ता है। तो मैं मरा हूँ इसमें, इसीलिए मैं फना हुआ हूँ इसमें। और अगर आप यूपीएससी को जियोगे ना तो आपको इसमें मरना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना आपको पुराने को मारना पड़ेगा तभी नया बनेगा। मैंने तो मारा है, खुद को मारा है और बहुत सारी चीजें। क्या चलो इसके बारे में बात नहीं करती, आगे हम लोग चलते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को करिए। आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि अगर आप चाहें तो बड़े आसानी से गए हैं। आपको तो नहीं अंदाजा है क्योंकि आप ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में नहीं रहे। और एक और परेशानी आप में शायद है कि अच्छे, देखो हम लोगों का क्या रहता था कि जब हमें क्लास में कुछ अच्छे बोलते थे ना बच्चे, तो हम क्या होते थे, उनके पीछे पड़ जाते थे पूछने के लिए, बात करने के लिए कि आप बताओ यार कैसे करें, हम लोग कैसे करें, आगे कैसे बढ़े। क्योंकि हमें नहीं आता, एक बार नहीं बताएगा, दो बार नहीं बताएगा, तीसरी बार कुछ तो बताएगा, लाभ ही हो गया। कई बच्चे यहाँ के ऐसे थे, ऐसे हैं जो इस बार यूपीएससी का मेंस भी लिख रहे हैं और यूपीएससी का मेंस भी लिख रहे हैं। मैंने बताया ना वो लेने नहीं आए वो टैबलेट, उनका मतलब ही नहीं था। उन्होंने कहा सर हम वहाँ टैबलेट के लिए भूल गए, पढ़ने के लिए गए, हमें क्या जरूरत है टैबलेट की, हमारे पास है, कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा बता नहीं आए वो। आप देखो लेकिन वहाँ भीड़ लग गई थी यहाँ टैबलेट के लिए, दूसरी क्लास वो भी लगानी पड़ी। तो भीड़ में आपको क्रीम बहुत कम मिलती है। जब दूध में से आप मक्खन निकालो तो छाछ ज़्यादा होती है, मक्खन बहुत कम होता है। आपको ना मक्खन ढूंढना पड़ेगा, छाछ ही मिलेगी ज़्यादा। तो इसमें कोई गलत नहीं, छाछ ज़्यादा होती है मक्खन कम, लेकिन आप कोशिश करिए कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहें। यहाँ से लोग गए, आप भी जा सकते हैं, तो परेशानी वाली बात नहीं। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना समझें। आप मुझे गालियाँ दें या फिर मेरी इन बातों को एक आधार बना के आगे बढ़ें, या मेरी बुराइयां करें या कुछ और करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस रास्ते पर जाना है ये आपको निर्धारित करना है, लेकिन रास्ता आप ही करें, चलना इस पर आप ही को पता। आपको विभिन्न मंजिलों पर चल जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा एक साल में, अगला एक साल आपके लिए डिजीज है। फिर मैं कहूँगा कि उस एक साल में, इस एक साल में अभी तो आपके मन में से ये फितूर कम नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार गहराई तक हमारे अंदर नेगेटिविटी चली जाती है और आसानी से बात नहीं जाती। जब तक वो पूरी तरीके से, अभी मैंने कहा ना रावण को जब तक मार नहीं दिया उसमें वो गई नहीं उसके सामने से, वो जाएगी नहीं इतनी आसानी से। लेकिन जब एक बार सब हो जाए ना खराब सब, तो फिर जाग जाना, फिर मरे मत रहना, फिर ऐसे ही, फिर भी ऐसे मत पड़े रहना कि नहीं यार, मतलब उस नेगेटिविटी में मत जीते रहना, उसको छोड़ देना उसे। फेलियर मिले लगातार मिलेंगे, फेलियर मिले तो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करना कि कहाँ गलत है। यही परेशानी होती है कि हम आपको अपने आप को करेक्ट नहीं करते, कभी कभी बार बार हमें यही लगता रहता है कि हम एकदम से सही है, हम एकदम से सही है, हम एकदम से सही है, वो कॉन्फिडेंस होता है, इसी में जीते रहते हैं। क्योंकि आसपास हमारा वातावरण ऐसा ही है कि हम कभी अपना जो खड़ा है उसे छोड़ते नहीं,
और जब तक घड़ा फूटेगा नहीं, बाहर का पानी अंदर ही रहेगा, अंदर का पानी सड़ जाता है जब तक कि वो बाहर के पानी में ना मिल जाए। बाहर के पानी में हम मिलाते नहीं खुद को, घड़े को फोड़ते नहीं, अपने घड़े में जीते रहते हैं, पानी सड़ जाता है। ये सड़न ही होगी, ये सड़न बढ़ेगी। और लेकिन जब आपका घड़ा फूट जाए उसमें पानी को बन जाने दें और फिर से दोबारा से रिन्यू करना चाहिए, पुनर्निर्माण करना, एक रिकंस्ट्रक्शन करना, ये मौका होगा। इसीलिए फेलियर से एक मौके के रूप में आती है लाइफ में, इनको मौके के रूप में ही लेना है ना। चलिए हम लोग विश्व व्यापार संगठन देखेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से इसे देखेंगे। इसमें वो सारे मुद्दे देखेंगे जो आज तक एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आती हैं इसमें, क्योंकि ये एक वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ये वो टॉपिक है जो कई सारे सब्जेक्ट से इंटरलिंक करेगा। इकोनॉमी में भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है, यानी पेपर 2 का भी भाग है, पेपर 3 का भी भाग है। और इसके साथ साथ पेपर 3 में जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आता है, इसका कुछ हिस्सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आएगा, उसमें भी शामिल हो जाता है। तो 2 पेपरों का ये टॉपिक है। कल मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे ये गैट बना है, गैट तक तो मैंने समझा दिया था ना, शायद लिखवाया कुछ नहीं था, लेकिन गैट तक बातें समझ में आ गई थी। अरे बता दो, नहीं आया था? दोबारा बताऊं? कितने लोग चाहते दोबारा बताइए कहानी? सभी लोग, चलो तो दोबारा सुन लो। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक विभीषिका के रूप में आई। मैंने कहा था ना, विनाश के बाद ही पुनर्निर्माण होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विनाश हुआ, पुरानी व्यवस्था सब मर गई, यानी जो अंदर की सब परेशानियां थी वो इतने बड़े रूप में सामने आई और उस कॉन्ट्राडिक्शन के चलते वर्ल्ड वॉर हुई। अंदर की बुराई क्या थी? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद था क्या? दूसरे देशों के आर्थिक संसाधनों के ऊपर सक्षम देशों द्वारा कब्जा कर लेना, और इस कब्जे के लिए लगी होड़ एक उपनिवेशवाद के रूप में आई। सभी देश चाहते थे अपने अपने उपनिवेश बनाना, कॉलोनी बनाना, और उनका आर्थिक दोहन करना अपने लाभ के लिए। ये उपनिवेशवाद का चरित्र था। जब ये होड़ लगी देशों के बीच में, तो फिर देशों के पारस्परिक हित भी टकराए आपस में, और इस हित टकराव का ही एक रिजल्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में औपनिवेशिक व्यवस्था तहस-नहस हो गई। क्यों? क्योंकि जिन देशों ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया और बढ़ाया, वो देश ही समाप्त हो गए, या तो वो समाप्त हो गए या इतने कमजोर हो गए कि वो आगे उठ नहीं सकते थे। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये ऐसे देश थे यूरोप के या नीदरलैंड जिन्होंने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था और आगे बढ़ाया था। यही सब समाप्त हो गए। अब एक नए सिस्टम को बनाना था, एक नया सिस्टम बनना था। तो 1944-45 में ही जब वर्ल्ड वॉर चल ही रही थी, उसी समय देशों के बीच में एक जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उनके बीच में विचार विमर्श चल रहा था कि जो नया व्यवस्था बनेगी, इस नई व्यवस्था को कैसे बनाया जाए कि आगे कोई और विश्व युद्ध ना, इस विश्व युद्ध की विभीषिका से कैसे बचा जाए। देखो समझो, जब ये बात होगी ना तो आपके सामने भी आएगा। इसीलिए जब रिव्यू करेंगे ना, अपने आप को कोई ध्यान रखना कि कैसे दोबारा समस्या ना आए, अपने आप को इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना। समय लगेगा इसे करने में, लेकिन हो जाएगा। देशों ने बैठ के इस बात पर विचार किया, 44 कंट्रीज थे। उन्होंने कहा विश्व युद्ध का एक कारण था, जो सबसे बड़ा कारण था उपनिवेशवाद था। तो सबसे पहले तो यह है कि उपनिवेशवाद की समाप्ति हो, कम्युनिज्म समाप्त हो, सब देशों को बराबरी का दर्जा दिया जाए और पूरे विश्व को एक गांव के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए।
एक इकाई के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। दाम का मतलब यहाँ से ये था, एक यूनिट के रूप में जहाँ सब बराबर है। दूसरा मुद्दा आया कि जब सब देश बराबर हो जाएंगे, लेकिन इस समय बराबरी की स्थिति तो है नहीं, एक विकसित देश है, एक विकासशील देश है। जो देश उपनिवेशवाद को जिन्होंने आगे बढ़ाया था वो विकसित हो गए थे इसी क्रम में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वहां पर हुई और उन्होंने विकासशील देशों के आर्थिक संसाधनों का दोहन करना शुरू किया। इसलिए जो व्यापार की संरचना थी उसमें ये बदलाव था कि विकसित देशों को उत्पादित माल को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे थे या माल का उत्पादन कर रहे थे, जो कि विकासशील देशों में खप रहा था सब, और विकासशील देशों से कच्चा माल विकसित देशों में आ रहा था उत्पादन के लिए। तो विकासशील देश जहां कच्चे माल का उत्पादन करने वाले देश बन रहे थे, वहीं विकसित देश औद्योगिक थे और तैयार माल के उत्पादन को कर रहे थे। ये व्यापार की संरचना थी। इस व्यापार की संरचना में हमेशा विकसित देश लाभ की स्थिति में थे, क्योंकि तैयार माल का उत्पादन करके विकासशील देशों में भेज रहे थे। ये डिस्टॉर्शन था, इक्वालिटी लेकर नहीं आ सकते थे इस आधार। इन्होंने देशों के जो नेता थे, इन्होंने मिलकर इस बात पर सहमति जताई कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि विकासशील देशों में भी उत्पादन का पर्याप्त अवसर दिए जाए। अब बात आई कैसे दिए जाए। विकासशील देशों में पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, विकासशील देशों में एजुकेशन भी नहीं है, स्किल्स नहीं है, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप की जाएंगी, ना धन है, ना पूंजी है, ना स्किल्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है इस सबको डेवलप करने के लिए। तो इसका उत्तर ये दिया गया कि विकसित देश क्या करेंगे, लंबी अवधि में विकासशील देशों में तकनीकी, पूंजी, शिक्षा इस सबको बढ़ावा देंगे और धीरे धीरे विकासशील देशों में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। जब तक विकासशील देशों में उत्पादन नहीं होता तब तक विकासशील देशों के सामानों को विकसित देश अपने बाजार में उसकी पहुंच सुनिश्चित करेंगे। इसी को मार्केट एक्सेस कहा गया। ठीक है, जैसे विकासशील देशों के अमेरिका का उत्पाद बढ़िया होगा या भारत का कोई कंपनी, मान लो कंप्यूटर है, एप्पल का बढ़िया होगा या भारत की कंपनी कौन सी है, HCL इंडिया की है। किसका बढ़िया कंप्यूटर मिलेगा, एप्पल का। कुछ राष्ट्रवादी HCL कह रहे होंगे, अरे हमारा कैसे कमजोर हो सकता है, हमारा तो HCL है ना, एप्पल का अच्छा मिलेगा। कारण क्यों, क्या है कि टेक्निकल अपग्रेडेशन है, वहां पे तकनीकी प्रगति है। अब दोनों के बीच में एक प्राइस गैप भी मिलेगा, दोनों के बीच में एक डिमांड का गैप भी मिलेगा। तो ये कहा गया कि HCL की कंपनी को या उसके उत्पादों को तब तक अमेरिका के बाजारों में एक्सेस मिले जब तक कि भारत में भी उत्पादन बढ़िया तरीके से नहीं होने लगता। इससे अमेरिका में क्या होगा, HCL के उत्पाद की मांग बढ़ी रहेगी, भारत से उत्पादन होकर और अमेरिका जाता रहेगा। तो एक व्यापार की जो दिशा है वो परिवर्तित होगी और व्यापार जो घटा है वो बदलेगा। भारत का व्यापार घटा अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, यानी विकासशील देश का व्यापार घटा एक विकसित देश के कॉन्टेक्स्ट में सामान्य स्थिति में आ जाएगा धीरे धीरे। इस तरीके से इक्वालिटी आ जाएगी। क्लियर है? ये समाधान प्रस्तुत हो रहे थे इस समय विश्व युद्ध के समय में, जब ये सब चल रहा था। आप लोगों ने देखा विश्व बैंक बन गया, IMF बन गया, लेकिन ट्रेड को लेकर या इन सब बातों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। कारण इसका ये था, विकसित देश नहीं चाहते थे कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर उनका जो प्रभाव है वो जाए, वो उसके ऊपर कब्जा कर रखना चाहते थे। कारण क्या था, विकसित देश आकार में छोटे थे, जनसंख्या भी वहां पर कम थी। विकासशील देश आकार में बड़े थे, जनसंख्या ज्यादा थी। विकसित देशों में बाजार छोटा था, विकासशील देशों में बाजार बड़ा है। विकसित देशों का जो बाजार है वो कम उत्पाद को खपा पाता है, विकासशील देशों का बाजार ज्यादा उत्पाद को खपाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी बाजार को नहीं छोड़ सकते थे। व्यापार के ऊपर कोई समझौता नहीं हो पाया, वार्ताएं चलती रही,
लेकिन व्यापार डिस्टॉर्शन, ट्रेड डिस्टॉर्शन को लेकर कोई समझौता विकसित देशों के बीच में, विकासशील देशों के बीच में नहीं हुआ। 1986 तक आते आते विकसित देश भी और विकासशील देश भी कुछ मामलों में सहमति बन गई। सहमति ये बनी, विकासशील देशों ने तो ये कहा कि हम आपको अपने बाजार उपलब्ध कराते रहेंगे, लेकिन केवल उन क्षेत्रों में कराएंगे जिन क्षेत्रों में हम कॉम्पिटिटिव हैं आपसे, यानी जिन क्षेत्रों में हमारे उत्पाद आपके उत्पादों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। बाकी को हम संरक्षण देंगे, क्योंकि अगर हमने बाकी का बाजार आपके उत्पादों के लिए खोल दिया तो हमारे उत्पादक तो वहां से बाहर ही हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। एग्जाम्पल, भारत में अगर डेयरी सेक्टर को ओपन कर दिया जाए तो अमेरिका, डेनमार्क और न्यूजीलैंड का जो डेयरी सेक्टर है या डेयरी उत्पाद है भारतीय बाजार में छा जाएंगे या नहीं छा जाएंगे? कारण, क्योंकि वहां डेयरी उत्पाद बहुत सस्ते हैं। कारण उसका क्या है, वहां क्लाइमेट वैसी है और वहां एनिमल हस्बेंड्री बड़े लेवल पर होती है। हमारे यहाँ गाय 20 लीटर दूध देती है, ये 10-12 लीटर देती है। अमेरिका में 80 लीटर से कम कोई देती नहीं। अंतर है नहीं है? जब एक गाय उतना दूध दे रही है और यहाँ हमारे यहाँ मिल्किंग ईल्ड कम है, तो किस गाय को रखना ज्यादा लाभकारी होगा? उन लोगों का जो दूध है वो कम लागत पर उत्पन्न हो रहा होगा, हम लोगों का उतना ही दूध ज्यादा लागत पर उत्पन्न हो रहा होगा। इसलिए अगर बाजार खोल दिया गया वहां के डेयरी प्रोडक्ट के लिए तो उनके उत्पाद सस्ते होंगे हमारे यहाँ। तो क्या होगा, भारत के जो डेयरी मालिक हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर हैं वो बाहर हो जाएंगे नहीं अपने आप ही, क्योंकि लोग क्या करेंगे, सस्ता माल खरीदेंगे, सस्ता दूध लेंगे, सस्ता पनीर लेंगे, सस्ता घी लेंगे, महंगा क्यों लेंगे? और भारत का महंगा रहेगा भारतीयों का, क्योंकि उनकी लागत ज्यादा आ रही है। तो यहाँ हम कॉम्पिटिटिव है भारत। इसलिए ऐसे सभी क्षेत्रों में विकासशील देशों ने ये कहा जहां वो हम कॉम्पिटिटिव हैं विकसित देशों से, उन बाजारों को तो, उन एरिया को तो हम लोग नहीं खोलेंगे, लेकिन जहां हम आपसे कंपटीशन कर सकते हैं। जैसे भारत ये कहे हम अपने आईटी सेक्टर को खोल देते हैं आपके लिए, अमेरिका वाली कंपनी भी आके आईटी में निवेश करिए हमारे यहाँ, हम भी देख लेते हैं। क्योंकि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेवल पे बराबर की कॉम्पिटिटिवनेस है। हमारे यहाँ एक पढ़े लिखी आबादी है जो सस्ती दरों पर काम करने के लिए तैयार है, स्किल्ड है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेवल पे, तो वो अमेरिकन को कॉम्पिटिट कर सकती है। ये दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। इसलिए विकासशील देशों में उन क्षेत्रों को अपने लिए खोलने पर सहमति जताई जहां उनके उत्पाद कॉम्पिटिटिवनेस में थे या कॉम्पिटिटिवनेस की स्थिति में थे, और उन क्षेत्रों को उन्होंने संरक्षित करने का प्रयास किया जहां पर वो अनकॉम्पिटिटिव थे। विकसित देश इस बात पर तैयार हुए कि हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअली आपके विकासशील देशों में निवेश करेंगे, पूंजी निवेश करेंगे, तकनीकी उनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे जिससे वहां पर उत्पादन बढ़ सके, और उत्पादन बढ़ेगा तो फिर व्यापार उनका बढ़ सके। इसी को हम लोगों ने गैट का नाम दिया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एक सामान्य समझौता व्यापार और टैरिफ, टैरिफ माने कर, कर भी वो कर के ऊपर लगाया जाने वाला अधिकार टैरिफ कहलाता है। कर के ऊपर लगाया जाने वाला अधिभार एक्स्ट्रा टैक्स टैरिफ कहलाता है। जैसे भारत से सामान गया अमेरिका, तो भारत से कर लगेगा, एक्सपोर्ट करेंगे जब हम बाहर के लिए, उसे एक्सपोर्ट टैक्स कहेंगे, एक्साइज ड्यूटी कह सकते हैं। सामान जा रहा है अमेरिका में, उस सामान के ऊपर भारत में पहले कर लग गया नहीं लग गया? अमेरिका क्या करे, अपने यहाँ उस सामान को करने से पहले उसके ऊपर कर लगा दे, तब ये कहलाएगा टैरिफ, या इसे इंपोर्ट टैक्स कह सकते हैं। ये टैरिफ क्यों कहलाएगा? क्योंकि पहले से ही लगे हुए कर के ऊपर कर है। इसलिए जब कर के ऊपर कर लगाया जाए तब उसे हम लोग टैरिफ कहते हैं। इसका फर्क क्या पड़ेगा? भारतीय सामान पर अगर कर के ऊपर कर लग गया तो भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा नहीं? लोग महंगा खरीदते सस्ता, भारतीय सामान को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे।
भारतीय सामान अपने आप बाहर हो जाएगा वहां से। इसलिए ये एक व्यवस्था है जिसे हम लोग टैरिफ कहते हैं। तो जनरली ये एक व्यवस्था बनाई गई गैट में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी व्यापार में ऐसी मदों के ऊपर कोई देश कर नहीं लगाएगा जिसको मार्केट एक्सेस है। मान लीजिए भारत के गेहूं को अमेरिका के बाजार में मार्केट एक्सेस है, भारत का गेहूं अमेरिका के बाजार में जा सकता है, तो उसके ऊपर कर नहीं लगाया जाएगा, टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, एक समझौता हुआ, इसी को हम लोग गैट कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट कहते हैं। 86 से लेके 86 में ये हो गया था, बाद में 93 तक चलता रहा। 94 में और आगे बात बढ़ी। मोरक्को का सिटी था मराकेश, वहां पर 1994 में लगभग 164 देशों के बीच में समझौता हुआ ट्रेड को लेकर ही। ये गैट का अपवार्ड वर्जन था। अपवार्ड वर्जन ये था कि गैट में तो केवल कुछ चीजों को शामिल किया गया था, जैसे गैट में केवल वस्तुओं के व्यापार को शामिल किया गया था, सेवाओं के व्यापार को शामिल नहीं किया गया था। WTO में, जब WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना 1994 में, तब इसमें वस्तुओं के व्यापार को भी शामिल किया गया, सेवाओं के व्यापार को भी शामिल किया गया। ठीक है, क्या व्यापार केवल वस्तुओं का होता है, सेवाओं का भी होता है? सेवाओं का भी होता है। सेवाओं के व्यापार को 1994 में समझौते के द्वारा शामिल किया गया इंटरनेशनल मार्केट में, और इसी समझौते के द्वारा 1995 में WTO की उत्पत्ति हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य ये था कि सभी देशों को व्यापार के स्तर पर इक्वालिटी प्रदान करना, एक ऐसे समझौते को निर्माण करना जिससे सब देश बराबरी के स्तर पर मार्केट एक्सेस या बाजार पहुंच प्राप्त कर सके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट पूरा हो गया। कोई इसमें कोई ऐसा मुद्दा हो आपको समझ में नहीं होगा तो आप उसे पूछ लीजिए, लिख देंगे तो जल्दी से कल इसे कंप्लीट कर लेंगे। कोई इशू है तो पूछ लीजिए। देखो, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी आपसे, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस और एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ये दो मार्केट एक्सेस होंगी। इसमें WTO फॉर्म होने के बाद अलग अलग लेवल पर वार्ताएं चलेंगी, अलग अलग राउंड होंगे वार्ताओं के। इन वार्ताओं में उरुग्वे राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, उरुग्वे और दोहा। उरुग्वे और दोहा में आम सहमति बनी कृषि को लेकर। दोहा में ही सब्सिडियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सब्सिडी का मुद्दा भी देखेंगे। सब्सिडियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एग्रीकल्चर सब्सिडियों को। कौन कौन सी है? ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स कौन सी होती है? हर डिब्बे में रखी जाती है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कौन सी है? तुम बताओ। देखो, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडी है जो कि कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए देशों को दी जाती है, कृषि के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए दी जाती है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी वो है जो किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन को कम करने के लिए दी जाए। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए सब लोग गन्ना उत्पादन करना शुरू करते हैं क्योंकि ये कैश क्रॉप है और ठीक ठाक उसके पैसे मिल जाते हैं, तो खाद्यान्न की कमी होने लगेगी नहीं देश में। तो सरकार अगर क्या करे, गेहूं के ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर दे कि आप गेहूं उत्पादन करो पर क्विंटल 500 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा, तब लोग क्या करेंगे? गेहूं का उत्पादन करना शुरू करेंगे, गन्ने का अपने आप घटा देंगे। इस सब्सिडी को कहेंगे ब्लू बॉक्स। एक तीसरी होती है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडी है, अब देखो ये सब्सिडी ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में है।
एम्बर ब्लू बॉक्स सब्सिडी होगी गन्ने का उत्पादन घटाने के लिए। जब गन्ने का उत्पादन घटाने के लिए कोई सब्सिडी दी जाएगी, यानी किसी फसल के उत्पादन को घटाने के लिए कोई सब्सिडी दी जाए, तो वो एम्बर बॉक्स ब्लू बॉक्स में आएगी, और बढ़ाने के लिए दी जाए एम्बर बॉक्स में शामिल होगी। गेहूं का बढ़ाने के लिए दी जाएगी तो एम्बर बॉक्स में आएगी, गन्ने का घटाने के लिए दी जाएगी तो ब्लू बॉक्स में आएगी। एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए अगर दी जाए तो वो ग्रीन सब्सिडी होगी। विकासशील विकसित देश इन तीनों का दुरुपयोग करते हैं। विकासशील देशों की यही शिकायत है, इसीलिए WTO का दोबारा राउंड भी फेल हो गया। ठीक है, इसीलिए WTO एक फेल संस्था के रूप में इस तरह जाना जाता है। WTO का मूल्यांकन भी करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है? चलिए ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। और